नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। हम सेक्शन थर्ड का चैप्टर जिसका नाम है पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन योर वरीज। कहते आप अपनी वरीज जो हैं उन पे एक उन पे स्टॉप लगाइए, उन उस पे एक लगाम लगाइए, उस पे एक प्रतिबंध लगाइए। या यूं कहें ऑथर यहाँ पे मैसेज जो हमें कन्वे करना चाहते हैं इस चैप्टर में वो ये है कि कोई भी वरी की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आती है तो आप उसको एवेल्युएट करें, एवेल्युएट करके देखें कि उसकी कीमत क्या है, उसकी वेटेज कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है या आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसको छोड़ दें, उसको लीव आउट कर दें, उसके बारे में यू कैन से फॉरगेट कर दें उसको, और उसके बारे में सोचना बंद करें। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू नहीं है इतनी कि उसके बारे में इतना ज़्यादा उसके बारे पे वर्कआउट करने की ज़रूरत आपको महसूस होती हो, तो कहते उसको छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में आपको होमवर्क या और वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो जब हम एवेल्युएट करते हैं वरी को तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें इन फ्यूचर उसके बारे में क्या करना है। तो अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। सो बाय एवेल्युएटिंग दैट वरीसम सिचुएशन वी कम टू कंक्लूजन कि हमने क्या क्या और कैसे उसको हैंडल करना है उस सिचुएशन को। तो इस तरीके से ये हमें मैसेज देते हैं कि हमने कब कैसे कहाँ उस वरी वाली सिचुएशन को हमने हैंडल करना है और उसको कैसे ट्रीट करना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर हमें कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आप वॉल स्ट्रीट में या कहें आप स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाना चाहते हैं, वो हमें पूछते हैं। तो ऑब्वियस है हम सब चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएं और बहुत बहुत सारा खूब सारा पैसा कमाएं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये पैसा कमाना नो डाउट हमें अच्छा लगता है, इजी वे ऑफ मनी, बट ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें जो स्पेकुलेशन है, इसमें जो हम एक तरह की जजमेंट लगा के पैसा कमाते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। और इसमें 99% लोग जो हैं फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस नहीं होता है, और हिट एंड ट्रायल मेथड में जो है लोगों को 99% जो है नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक कहते हैं सक्सेसफुल जो एक स्पेकुलेटर या यूँ कहें जिनका एक्सपीरियंस होता है, उस वक्त एक जेंटलमैन होते हैं, उनका नाम होता है चार्ल्स रॉबर्ट। ये चार्ल्स रॉबर्ट क्या थे, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेटर थे। तो ये जो जेंटलमैन हैं ये ऑथर को अपनी लाइफ का इंसिडेंट बताते हैं कि ये जो थे टेक्सास से न्यूयॉर्क में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे वॉल स्ट्रीट में स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। तो $20,000 साथ में लेके आते हैं ये, और $20,000 ये जो हैं इनके फ्रेंड्स ने इनको दिए होते हैं कि आप वहाँ पे जाके स्टॉक मार्केट में लगाइए और वहाँ से यू कैन से वहाँ पे कमाई करिए, वहाँ पे अर्न करिए। तो ये क्या करते हैं, तो अपने जितना भी इनको एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे ये एज ए स्पेकुलेटर अपनी जजमेंट के हिसाब से जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से ये पैसा लगाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जैसा पहले बताया कि मोस्टली व्हाट हैपन्स इज़ कि ये सारे पैसे जो हैं अपने हार जाते हैं। नो डाउट कुछ डील्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे जीतते हैं, बट ओवरऑल नटशेल में ये क्या है अपना सारा पैसा हार जाते हैं। और उसके बाद इनको मिस्टर रॉबर्ट को इस चीज़ का दुख नहीं होता है कि उसमें से जो पैसा इनका होता है कि वो लूज़ कर दिया उन्होंने। इनको इस चीज़ का ज़्यादा दुख होता है और इस चीज़ को लेके वो ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि जो उनके फ्रेंड्स का पैसा होता है जो उन्होंने वो स्टे पे लगा के उसको ख़त्म कर दिया होता है, उसके लिए वो बहुत परेशान होते हैं कि अब उनको कैसे बताएंगे, उनको कैसे फेस करेंगे अपने फ्रेंड्स को कि उनका पैसा जो है वो डूब गया है।
तो अब ये जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की कारण बनता है, और वो सोचते हैं कि ये जो उनको पता था कि ये नो डाउट कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड से एक तरह से स्पेकुलेशन से वो पैसे को वो दाव पे लगा रहे हैं शेयर मार्केट में। तो अल्टीमेटली फिर क्या करते हैं, उनको एक जेंटलमैन जो कि स्टॉक मार्केट के उस समय के एक दिग्गज थे, जो कि काफ़ी रिनाउंड स्पेकुलेटर थे उस वक्त के, उनका नाम यहाँ पे बताया है ऑथर ने। उनका नाम था मिस्टर बॉर्टन कैस्टल। मिस्टर बॉर्टन कैसल थे ये जो नाम था, ये जेंटलमैन उस वक्त के काफ़ी रिनाउंड स्पेकुलेटर थे वॉल स्ट्रीट के। तो ये उनके पास जाते हैं उनसे सीखने के लिए कि कैसे स्टॉक मार्केट में वो पैसा बना सकते हैं, उनसे टिप्स लेने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए, एज ए उनको अपना गुरु मान के। तो जब वो उनके पास जाते हैं कि मुझे कुछ सिखाइए, मैं सीखना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, तो मिस्टर कैसल जो होते हैं वो इनसे सवाल करते हैं मिस्टर रॉबर्ट से कि आप मुझे बताइए कि जब आप पैसा लगाते हैं तो क्या आप उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये इस सवाल से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वे पूछते हैं इसका मतलब क्या है। कहते हैं ये, अब मिस्टर कैसल बताते हैं कि आपने ये प्रिंसिपल, ये मेथडोलॉजी हमेशा स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है, पैसे बनाने हैं, तो ये मेथडोलॉजी आपको अपनानी पड़ेगी, और ये मेथडोलॉजी ही आपको सक्सेसफुल कर सकती है। दिस इज़ द ओनली वे। और ये क्या है मेथडोलॉजी? ये मेथडोलॉजी ये है कि आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी आपने स्टॉक खरीदना है, तो उसके बाद आपने स्टॉप लॉस लगा के चलना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी शेयर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल $50 का परचेज़ किया, तो अगर आपने $50 का उसको परचेज़ किया तो आपने $45 पे उसका स्टॉप लॉस लगा देना है। इसका मतलब ये है कि अगर उसका प्राइस कम होके $45 पे आता है, तो वो आपका जो है जो डील जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी, यानी कि वो आपका यू कैन से वो डील जो है ख़त्म हो जाएगी, या यूं कहें वो डील जो है समाप्त हो जाएगी, या यूं कहें वो आपका $5 का जो है लॉस आपको है बुक हो जाएगा, और $5 का ही लॉस होगा। उसके बाद वो जो डील है समाप्त हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ के और उस स्टॉक का जो प्राइस कहते हैं और डाउन जाए और आपको और ज़्यादा लॉस हो, वो लॉस जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपका $5 का होगा। तो इसको कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना। तो कहते हैं आपने इस तरीके से 5% या $5 का आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये स्टॉप लॉस लगा के हमेशा चलना है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब वो सुनते हैं, समझते हैं, तो इसी को समझने के बाद फिर वो इसको अपनी अप्लाई करते हैं अपने इन फ्यूचर, और इससे उनको कहते हैं कि काफ़ी बेनिफिट होता है। और देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो मेथडोलॉजी है स्टॉप लॉस लगाने की, ये अकेला शेयर मार्केट या स्टॉक में नहीं, बल्कि पूरी हम अगर डे इन डे आउट में अपनी लाइफ में भी देखें, तो वहाँ पे भी हमारी सिचुएशंस में भी हम स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमारे वरीज़ की सिचुएशंस होती हैं, तो वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, इन द सेंस कि हमें कोई भी वरी वाली सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है, तो उसे हमें एवेल्युएट करना चाहिए कि इसमें हमारा लॉस कितना होने वाला है, कैसा लॉस होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है। तो उसके हिसाब से हमें उसमें नो डाउट उसको यू कैन से रेक्टिफाई करने की कोशिश चेक करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक उसको यू कैन से दैट इज़ सो कॉल्ड स्टॉप लॉस जो कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टॉप लॉस जो है, उस लेवल तक हमें उसको
उसे रेक्टिफाई करने की, उसको ठीक करने की वरी वाली सिचुएशन जो है कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो जब थ्रेश होल्ड या वो स्टॉप लॉस को हिट करती है, उसके बाद जो है उसको छोड़ देना है, उसको उसके बारे में आपने यू कैन से उसको सॉल्व करने की या उसके बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है उस सिचुएशन के बारे में। तो इस तरीके से जो है वरी वाली सिचुएशन को आपने हैंडल करना है विद स्टॉप लॉस मेथडोलॉजी। तो ये इस तरीके से हमें ऑथर समझाते हैं। और इसकी एग्जांपल्स ऑथर यहाँ पे कैसे लेते हैं, बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड था, बेसिकली वो लंच पे उसको डेट पे लेके जाते थे और उसकी आदत थी वो हमेशा लेट आता था। और इनको इस चीज़ की बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी, हरासमेंट होती थी, और इस चीज़ को ये इसको लेके वो बहुत परेशान होते थे। तो इन्होंने फिर एक बार फाइनली उसको बोल दिया कि आप हमेशा लेट आते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, यू जस्ट लेसन कि आगे से जो है 10 मिनट वेटिंग विल बी द स्टॉप लॉस फॉर यू। कि अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर हम 2 बजे 2 PM अगर हम लंच का टाइम रखेंगे, तो 2:10 यानी कि 2:10 तक जो है आपका जो कैन से 10 मिनट जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं 10 मिनट तक आपकी वेट करूँगा। अगर आप 10 मिनट तक आ जाते हैं, 2:10 तक आप अगर आप आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं चला जाऊंगा, मूव आउट कर जाऊंगा, तो हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा लंच। तो इस तरीके से वो जो है अपना इस सिचुएशन में एक तरह का स्टॉप लॉस लगा के वो चलते हैं। तो इस तरह से ये एक तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का। और इसके साथ साथ ऑथर बताते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक नॉवलिस्ट बनना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने 2 साल मेहनत की। यूरोप में जाके उन्होंने अपने आप को यू कैन से पॉलिश करने की कोशिश की, अपने अपने आप को सिखाने की कोशिश की, क्लासेस अटेंड की, ताकि वो एक नॉवलिस्ट बन सकें। लेकिन उनके जो सो कॉल्ड उनके लिटरेरी एजेंट्स थे, उन्होंने बताया कि जो आपके यू कैन से आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो कैपेबिलिटी है, वो आपको मतलब यू आर नॉट एबल टू डू वट एवर यू वांट टू डू। तो इस तरीके से वो उनको ये एक इसके लिए इनकैपेबल शो कर देते हैं, बोल देते हैं। और ये जो है फिर उनको महसूस होता है क्योंकि उस वक्त इनको ये मेथडोलॉजी ये जो कहते हैं स्टॉप लॉस वाली, उस वक्त उनको नहीं पता थी कि स्टॉप लॉस लगा के कैसे चलते हैं या चलना है। तब ये उस समय कहते हैं कि ये 2 साल उसमें लगाते हैं, बट वो 2 साल जो हैं उनके वेस्ट नहीं होते हैं। बाद में उसका जो फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा किस तरह से होता है, फ़ायदा बताते हैं कि जैसे अभी ये बुक वो लिख रहे थे, तो इस तरह का से ये बायोग्राफीज़ लिखना इन्होंने स्टार्ट किया। उस एक्सपीरियंस का 2 साल का जो है उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया बायोग्राफी लिखने में। और ये उसके बाद ये बुक जो लिखी वो भी उसी एक्सपीरियंस के बेस पे लिखी। तो कहते हैं इस तरीके से ये जो है इस मेथडोलॉजी को उन्होंने नो डाउट अननोइंगली जो है यूज़ किया। और इसके बाद उन्होंने और भी काफ़ी इस चैप्टर में हमारे साथ टेस्टिमनीज एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर की हैं। उन्होंने एक और फॉर एग्जांपल दी है, एक 2 जेंटलमैन थे जिनका म्यूज़िक वर्ल्ड में काफ़ी नाम था। वो जेंटलमैन थे मिस्टर गिलबर्ट एंड सोलिवन। मिस्टर गिलबर्ट एंड सोलिवन जो थे वो म्यूज़िक वर्ल्ड में काफ़ी रनाउंड नेम थे, फेमस नाम था। दोनों दोस्त थे, लेकिन एक ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी क्या होती है, एक वो बेसिकली एक छोटे से इशू पे उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा भी क्या होता है, वो बेसिकली एक स्टूडियो में वो जो उनका होता है वहाँ पे एक कारपेट जो होता है स्टूडियो में एक लेके आते हैं लगाने के लिए मिस्टर गिलबर्ट। और वो जो है मिस्टर सुलिवन को यू कैन से पसंद नहीं आता है, और इस बात पे जो है उनकी ईगो क्लैश कर जाती है और आपस में उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और वो इतना बढ़ जाता है कि वो लिटरली एक दूसरे को पब्लिकली
अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं लिटरली एक दूसरे को कोर्ट में घसीट लेते हैं, उनका केस जो है कोर्ट तक पहुंच जाता है और न्यूज़पेपर में उनके एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने एक दूसरे को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तक भी तैयार नहीं होते हैं और वो दोनों जो हैं अपना अपना बिजनेस जो है अलग कर लेते हैं और उनको अल्टीमेटली जो है ओवरऑल जो एक वो दोनों इकट्ठे एक एज ए यूनिट वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन थे, एक अच्छा म्यूज़िक में उनका नाम था, वो सारा वो ख़राब कर लेते हैं या बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो बताते हैं कि किस तरीके से वो इस सारी सिचुएशन में कहते हैं वो बिल्कुल एक तरह से ऑथर बताते हैं कि वो एक इस सिचुएशन में एक स्टॉप लॉस वाली सिचुएशन जो है, एक स्टॉप लॉस वाला मेथोडोलॉजी या प्रिंसिपल लगा के नहीं चलते हैं कि यहाँ तक जो है सिचुएशन अगर जाती है तो हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे या इसको हम बियर करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व इस किसी XYZ की प्रिंसिपल को अप्लाई करके करेंगे। हम अब यहाँ पे वो ये मेथोडोलॉजी जो है स्टॉप लॉस वाली नहीं यूज़ करते हैं, मेथोडोलॉजी या प्रिंसिपल नहीं यूज़ करते हैं। रिज़ल्ट इन क्या होता है कि अल्टीमेटली वो सारा जो है अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें बताना यहाँ पे यही चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो मेथोडोलॉजी है स्टॉप लॉस लगा के किसी भी वरी वाली सिचुएशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ऑथर यहाँ पे ये बताते हैं। और एक अपनी एक आंट होती है उनकी, एडिथ उनका नाम होता है और उनके अंकल होते हैं मिस्टर फ्रैंक। तो ये एडिथ और फ्रैंक जो हैं एक गांव में रहते हैं। उनके जो कहते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो इनकी आंट होती है एडिथ वो थोड़ी खर्चीले स्वभाव की होती हैं और वो क्या करती हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द होम, वो क्या करती हैं अपने घर को सजाने के चक्कर में कॉस्टली जो हैं कर्टन्स वगैरह ख़रीद के ले आती हैं। तो इस चीज़ से जो अंकल फ्रैंक होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि घर में तो लिटरली खाने को हमें हालात इतने ख़राब हैं कि खाने का पता नहीं है, पैसे नहीं हैं खाने तक के, और ये जो हैं महंगे महंगे कर्टन ख़रीदती फिर रही है या समथिंग लाइक दैट। तो और उससे जो क्या होता है इनमें आपस में काफ़ी झगड़ा होता है, बहस होती है और काफ़ी परेशानी होती है इनको। और इस परेशानी की वजह से जो है उनको काफ़ी वो वरी में रहते हैं क्योंकि डेट उन पे बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते हैं और ये खर्चीले स्वभाव की होती हैं जो लेडी इनकी आंट ऑथर की। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो इनकी सो कॉल्ड आंट जो है एडिथ है, वो जो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है मेथोडोलॉजी है स्टॉप लॉस लगाने वाली वो यूज़ नहीं करती हैं। उनको पता नहीं होता कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और किस लेवल तक वो खर्चा कर सकती हैं, किस लेवल तक वो लिबरली जो हैं चल सकती हैं और किस लेवल के बाद उनको संभलना है या स्क्वीज़ आउट करना है और अपने हाथ को जो कहते हैं खींच के रखना है, कैसे सिचुएशन को घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन को हैंडल करना है। तो उससे होता क्या है कि जब ये ऐसी स्टॉप लॉस वाली मेथोडोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं तो इनको काफ़ी क्राइसिस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और लिटरली डेट में चले जाते हैं। तो इस तरह की परेशानियाँ खड़ी होती हैं। और यहाँ पे रादर इसी तरीके से हमें एग्ज़ाम्पल और एक देते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, जो कि एम्बेसडर थे, अमेरिकन एम्बेसडर थे टू फ्रांस। उनकी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जब वो 7 साल के थे तो उनको एक विसल जो थी, एक स्पेसिफिक तरह की जो छोटे बच्चे विसल यूज़ करते थे बजाने के लिए, वो बाज़ार से ख़रीद के लेके आए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो सेविंग की हुई थी गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो सारे पैसे दे के दुकानदार को वो
जो कहते हैं वो वेसल लेके आए। उन्होंने उसको ये भी नहीं पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो जब घर आते हैं तो उसके जो कज़न्स होते हैं वो पूछते हैं कि ये वेसल जो है आप कितने की लेके आए हैं। तो इनको पता नहीं होता कि कितने की है, बट ये बोलते हैं कि मैं सारे पैसे दे आया। तो वो इस पे हंसते हैं कि जितने पैसे तुम दे के आए हो इतनी की तो विसल है नहीं है, तो बहुत कम पैसे की है। तो इस पे हंसते हैं और इनको भी ये थोड़ा फिर ऑकवर्ड लगता है, इनको भी महसूस होता है कि ये मैं गलत हो गया मुझसे। और ये बात कहते हैं 7 साल की एज में इनके साथ ये एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन हुई थी। तो अब ये एम्बेसडर भी बन गए। अब 70 साल की उम्र तक में जाके जब इनकी हो जाती है, एज हो जाती है, तब भी इनको वो इंसिडेंट्स याद करके इनको एम्बेरसमेंट फील होती है कि मैंने ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत की थी 7 साल में, कि मैंने बिना उस व्हीसल की कॉस्ट पूछे दुकानदार से जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में मैं उसको कितने पैसे अनजाने में जो हैं अननोइंगली उसको दे के आ गया था, और किस तरह से मेरे कज़न्स ने मेरा मजाक उड़ाया था। तो यहाँ पे कन्वे क्या करना चाहते हैं ऑथर, मैसेज कन्वे यही करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे वो पूछा ही नहीं, वो स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, वो मेथडोलॉजी यूज़ ही नहीं की कि एक्चुअल उसकी कॉस्ट क्या है, उतना उन्होंने पे किया या उससे ज़्यादा किया या कम किया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। रादर को जबकि उनको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था। और एक और हमारे साथ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ऑथर शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय बेसिकली क्या थे, वो एक रिनाउंड राइटर थे। वो उनका उनकी शादी होती है एक यंग लेडी से, जिससे वो प्यार करते थे, उनकी लवर थी। और शुरू शुरू में उनकी जो है मैरिड लाइफ अच्छी चलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी जेलसी, उनकी जेलस वाली नेचर होती है, काफ़ी जेलस वाली नेचर होते होते धीरे धीरे उनकी जो जेलस वाला जो फैक्टर है उनका बढ़ता जाता है, और इतने जेलस उनके अंदर पैदा होती जाती है धीरे धीरे कि उन पे शक करना शुरू कर देती है, उनके करेक्टर पे शक करना शुरू कर देती है मिस्टर टॉल्स्टॉय पे। और धीरे धीरे जब उनके बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ भी वो जेलसी करनी शुरू कर देती है, खुद के बच्चों के पे शक करना शुरू कर देती है, उनसे जेलस होना शुरू हो जाती है। और ये सारा कुछ देख के जो है बहुत अपसेट होते हैं टॉल्स्टॉय, क्योंकि उनकी लाइफ जो है धीरे धीरे हेल बनना शुरू हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, इस एम्बेरसमेंट को, इस सारी मेंटल रट को इस सारी परेशानी की हालात को जब वो गुजर रहे होते हैं तो वो सारा एक डायरी में लिखना शुरू करते हैं, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो आने वाले उनके बच्चे हैं, जनरेशन हैं, वो देख सकें कि किस तरह से क्या क्या उनको प्रॉब्लम आई और किस तरह से उनकी वाइफ जो है रिस्पॉन्सिबल थी। और जब उनकी वाइफ को ये पता चलता है कि इस तरह से वो एक डायरी में नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो क्या करती है, उनके जो हैं पेजों को, जो उनके पेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, ताकि ये ऐसा कुछ ना हो पाए, ऐसा कुछ पीछे ना छूट पाए। और रादर वो खुद लिखना शुरू कर देती है अपनी तरफ से डायरी, और जिसमें एक्यूज़ करना शुरू कर देती है अपने हस्बैंड को कि वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो बेसिकली आपस में यू कैन से उलझना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ को हेल करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे वो क्या है कि इंस्टेड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के, एक सॉर्ट आउट करने के उस सारी सिचुएशन को, बैठ के उसका हल करने के, और उस वरी वाली एक सिचुएशन को एक स्टॉप लॉस लगा के, एक उसको एक यू कैन से एक सिचुएशन पे ला के उसको बैठ के उसको सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय वो यहाँ पे इसको एक दूसरे पे एक्यूज़ करते रहना और उस पर बढ़ते जाना, ये चलता रहता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जो है सिचुएशन एंड इन होती है कि उनमें जो है लड़ाई झगड़ा और बढ़ता जाता है और उनकी लाइफ जो है हेल कर लेते हैं वो अपनी। तो ऑथर यहाँ पे हमें कन्वे यही करना चाहते हैं मैसेज कि हमें जो है अपनी लाइफ में जो कहते हैं मोर देन 50% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी फ्रस्ट्रेशंस हैं या वरी वाली सिचुएशंस जो हैं, हम सिर्फ इस कहते हैं जो एक स्टॉप लॉस की मेथोडोलॉजी है इसको अप्लाई करके हम जो है सॉल्व कर सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजी है इससे क्या होता है, बेसिकली हमें पता चल जाता है कि हमने
किसी भी वरी वाली सिचुएशन को कितने लेवल तक हमने उसको जो है सहना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, कितने लेवल तक, कितने परसेंट तक हमने उसको सिचुएशन को कहते हैं उसके बारे में सोचना है, उसको हैंडल करना है, उसकी सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, और किस लेवल के बाद या किस परसेंटेज के बाद उसको हमने भूल जाना है, उसके बारे में सोचना छोड़ देना है, या उसको कहते हैं उसे क्विट कर देना है। तो ये जो मेथडोलॉजी है हमें एक बहुत अच्छा एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है किसी भी वरी की सिचुएशन से निपटने के लिए। और फाइनली ऑथर जो है हमें कहते हैं कि किसी भी वरी की सिचुएशन से बाहर आने के लिए और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें अपने आप को 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए। वो क्वेश्चन क्या क्या हैं? पहला क्वेश्चन तो ये कि कोई भी वरी वाली सिचुएशन जो है वो जो भी वरी है हमें कितनी हमें मैटर करती है, हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम वरी मानते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें वो हम वरी मानते हैं और वो कितना हमारे लिए रियल सेंस में इम्पोर्टेंट है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि उस वरी की सिचुएशन में मैं कितने पे कहाँ जाके उस पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ उस वरी वाली सिचुएशन में, और उसके बाद उस स्टॉप लॉस के बाद ताकि मैं उसको जब वो हिट होता है स्टॉप लॉस मैं उसको फॉरगेट कर दूँ उसके बाद, अगर मैं उसका कुछ नहीं कर पाता अप टू स्टॉप लॉस लेवल। थर्ड वन इज़ कि मैं उसको कहते हैं कि मैं उस सो कॉल्ड जो एक तरह से जैसे पहले बताया ऑथर ने मिस्टर फ्रैंकलिन ने जैसे विसल खरीदी थी ओवर कॉस्ट उसकी पे करके, उसकी कॉस्ट से ज़्यादा पे करके वो विसल को ख़रीदा था। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये बताते हैं कि आपने ये देखना है कि आपने जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल विसल ख़रीदी है, हैव यू पेड एग्जैक्टली फॉर दैट और यू हैव ओवर पेड फॉर दैट। आपने विसल ख़रीदने के लिए उसको ओवर पे तो नहीं किया, आपने उसकी कीमत ज़्यादा तो नहीं दी उसकी जो एक्चुअल कीमत है। तो ये आपने इस चीज़ को तीनों को पॉइंटों को जो है इसको वैल्यूएट करना है। जब ये वैल्यूएट करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप जो वरी है उसको आपने कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको फाइनली उसका सल्यूशन ढूंढना है। और नट शेल में अगर कहें तो किसी भी वरी की सिचुएशन को जो है उसको हमें अल्टीमेटली उसके बारे में हमें एक स्टॉप लॉस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको एक स्पेसिफिक लेवल तक जाके उसको हमें सॉर्ट आउट करने की या उसको उसका सल्यूशन ढूंढने की, उसको एक तरीके से उसको यू कैन से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है देन आफ्टर ट्रिगरिंग द स्टॉप लॉस हमें उसको क्या करना है, उसको फॉरगेट कर देना है, उसको क्विट कर देना है। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन यू कैन से हैंडल एनी वरी सिचुएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लास्टली बट नॉट लीस्ट, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना टाइम दिया मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए और इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।